नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक जो है वो आयोजित की गई। दूसरी खबर यमुनानगर से है, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भारी संख्या में गेस्ट टीचर मिले और उनसे मिलकर अपनी आप बीती सुनाई। वहीं तीसरी खबर रोहतक से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो चौथी खबर चंडीगढ़ से है, जहां दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर पानी न देने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने दिल्ली सरकार पर इसको लेकर जमकर पलटवार किया है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बैठक की है। उस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा समेत तमाम सरकार के कामों पर मंथन किया गया। दूसरी खबर भी मंत्री कंवरपाल गुर्जर को लेकर के है, जिनसे आज गेस्ट टीचर्स मिले हैं। अपनी समस्याओं का जो बखान है वो उन्होंने मंत्री के सामने किया है। हालांकि मंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है। वहीं तीसरी खबर विपक्ष को लेकर के है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तमाम अलग अलग बातों को लेकर के निशाना साधा है। बोगस वोटिंग पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बोगस वोटिंग हुई है तो लोगों को चुनाव आयोग के पास शिकायत के लिए जरूर जाना चाहिए। वहीं चौथी खबर पानी की किल्लत को लेकर के है, जहां पर पानी पर अब सियासत होने लगी है प्रदेश भर में, और इसी को लेकर के आमने सामने हरियाणा और दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली का आरोप है हरियाणा पर कि वो पर्याप्त पानी दिल्ली को नहीं भेज रहा है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा लोकसभा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं हरियाणा के सभी पार्टी जिलाध्यक्षों ने इस बैठक में शिरकत की। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है और बैठक में लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव और सरकार की योजनाओं पर मंथन किया गया है। बैठक के बाद से सिरसा जिलाध्यक्ष नताशा सिहाग का बयान भी सामने आया। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनता के बीच केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से पहुंचाने और नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने पर बात हुई है। वहीं बैठक में आपको बता दें कि सभी विधानसभा सीटों पर अलग अलग तरीके से मंथन किया गया। कौन सी सीट ज्यादा मजबूत है, किस सीट पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, इन सभी बातों पर मंथन किया गया। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। बैठक में चुनाव के बाद जो परिणाम है उन पर समीक्षा हुई है और आगामी जो कार्यक्रम है संगठन के, पार्टी के, उसके बारे में चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। सर, कई जिला अध्यक्षों की ओर से शिकायतें भी की गई है कि बीजेपी कैंडिडेट को क्रॉस करके ओपोजिशन की जो है वो मदद की गई है, तो इस तरह की बातें भी सामने आई है सर बैठक में? इस तरह कोई बात नहीं, जनरल सामान्य बातें हुई है। संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन चल रहा है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। रिजल्ट के बाद हमारी नए दायित्व जो हमें मिलने जा रहे हैं, नई जिम्मेवारी के सबका जो हमें निर्वहन करना है वो किस प्रकार से करना है। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं
और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। ओपी, जो बैठक हुई है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वो 200 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, मजबूत है, लेकिन जो बार बार समीक्षा बैठक की जा रही है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नेताओं की जो नेतृत्व में ये जो समीक्षा बैठक हो रही है, क्या मायने निकालता है? देखिए ज्योति, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो एक प्रक्रिया जिसके तहत बैठकों का दौर तो आखिरी चरण तक चलता रहता है और इसमें यहाँ पर बैठकों का एक कह सकते हैं कि प्रचलन है। चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा नतीजे जो मर्जी आए, लेकिन पार्टी जो है उसके नतीजे, संभावित नतीजों को और संभावित इस दौरान जो भी कुछ हुआ है उन सभी का एक आकलन करके कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट जो हो तैयार करेगी। नतीजे चाहे जो भी हों और जो भी शिकायतें सभी प्रत्याशियों की तरफ से ऐसे में बताई जाती है तो उनकी भी तैयारी वो करनी है। 3 महीने के बाद जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को एक तरह से विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर जो है इसकी समीक्षा जो कहीं ना कहीं जो है पार्टी में की जा रही है। जहां तक आज जो एक बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की, जिसकी मुख्य अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की है, तो आपको मैं बता दूं कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश स्तरीय बैठक पंचकुला में बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सभी प्रत्याशी और ज्यादातर चुनाव से जुड़े हुए विधायक और नेता जो है उस बैठक में शामिल हुए थे। सभी से अपना अपना जो है फीडबैक लिया गया था और फीडबैक के दौरान 1-2 नेताओं ने जो है पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर जो है वो भीतरी घात करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने उनकी मदद करने की बजाय जो विपक्षी प्रत्याशियों को जो मदद की है, तो इस बात को लेकर जो काफी कड़ा संज्ञान जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लिया गया था। और उसी के चलते आज प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक जो है चंडीगढ़ में बुलाई गई थी और इस दौरान सभी मसलों के ऊपर चर्चा हुई। आमतौर पर कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी किस सीट के ऊपर सबसे ज्यादा मजबूत है, किस सीट से कमजोर है और किस सीट पर कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार की और हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको किस तरीके से धरातल पर अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, साथ ही ऐसी नई कौन सी योजनाएं जो है वो चलाई जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा अगले चुनाव के अंदर वोट मिले, साथ ही वर्तमान योजनाओं में जो चल रही है उनमें क्या कमियां हैं, उन सभी के ऊपर बारी बारी से जो है वो फीडबैक लिया गया। इसके अलावा भीतरी घात करने वालों को लेकर भी जो है वो चर्चा हुई। तो कह सकते हैं कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2003 महीने बाद जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी जो है एक तरह से तैयारियों में जुट गई है। बिल्कुल। और ओपी, निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जो लगातार बीजेपी अपनी तरफ से ये कहती आती है कि हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, हर समय 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, तो उसका भी एक हिस्सा माना जा सकता है। और क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो इसको उसकी तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि कोई चीज कहीं पर कमी न रह जाए, अगर है तो उसको अभी से पूरा किया जाए। देखिए जो कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो 12 मार्च को हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर नायब सैनी को कमान जो सौंप दी गई थी, तो उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी डगमगाई हुई जरूर है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए साल 2019 में 10 की 10 विधानसभा लोकसभा सीटों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करी, तो इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों के ऊपर उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है उन 2024 के जो विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होने हैं उनकी एक संभावित आकलन को लेकर जो है कहीं ना कहीं जुट गई है। आपको मैं बता दूं कि साल 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पहली बार 7 सीटें जीती थी और 3 सीटें विपक्ष के खाते में थी, जिनमें से रोहतक कांग्रेस के पास थी और हिसार और सिरसा जो है वो
इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जोड़ गई थी। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 सीटों के ऊपर जो है विशेष फोकस किया। केंद्रीय जो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो उन्होंने हिसार, सिरसा और रोहतक सीट जीतने के लिए पूरे 5 साल जो है मेहनत की। हर साल जो है वो इन सीटों के ऊपर 2 से 3 जो है वो अपनी मीटिंग उन्होंने चुनाव से पहले की, और दिल्ली में भी कई बार अलग अलग तरीके से हिसार, सिरसा और रोहतक लोकसभा के पदाधिकारियों को बुलाकर उनकी समीक्षा की। और काफी हार्ड वर्क करने के बाद साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पिछले, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीत ली थी। रोहतक जो दीपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, उस सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को भी जो करीब 7,500 से शिकस्त मिली थी। सिरसा, जहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ माना जाता है, वहां पर सुनीता दुग्गल ने कमल खिलाया। और हिसार में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो है अपने दम पर जो पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह से जो कांग्रेस में चले गए, उनके दम पर जो है बिल्कुल, और क्योंकि इस बार 5% तकरीबन वोटिंग घटी भी है, तो उस प्रतिशत को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता है। तो इसके लिए भी लगता है लगातार मंथन जो है जारी है। तो फिलहाल आप बने रहिएगा, आगे भी कई खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार के ऊपर यमुनानगर में जो है कम पानी देने का जो है आरोप लगाया है। यमुना से कम पानी देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। जवाहर यादव ने कहा है कि केजरीवाल सिर्फ ड्रामा करते हैं, वे सिर्फ हरियाणा के ऊपर कम पानी देने के आरोप लगाते हैं। पानी प्रकृति की देन है, जो पीछे से आता है वही दिया जाता है। हरियाणा पानी बनाता नहीं है। दिल्ली सरकार के ऊपर नरवाना ब्रांच के रखरखाव के 204 करोड़ रुपए हरियाणा के बकाया हैं, जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। केजरीवाल यदि हरियाणा से पानी मांगते हैं तो राजीव लोगोवाल समझौते के तहत हरियाणा को पंजाब से पानी भी दिलवाएं। देखिए, केजरीवाल केवल ड्रामा करता है। हरियाणा कोई पानी बनाता तो है नहीं। हरियाणा में भी जो पानी आता है पीछे से आता है, जो दिल्ली का हिस्सा है। उसके बाद कोर्ट ने एक्स्ट्रा हिस्सा दे रखा है। वो सब मिलाकर अगर एक बूंद भी हरियाणा ने कहीं पानी कम किया हो तो वो बताए। केवल ये कहना कि दिल्ली पानी नहीं दे रहा, वो ये तो बताए कि इनको दिल्ली को पानी कितना मिलना चाहिए था और अब कितना मिल रहा है। उस आंकड़े पर वो व्यक्ति कभी बात नहीं करता। नरवाना ब्रांच, जो कि हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचाने का काम करते हैं, उसका रखरखाव हरियाणा का सिंचाई विभाग करता है। उस सिंचाई विभाग को उन्होंने 204 करोड़ रुपए दिल्ली ने देने हरियाणा के। वो पैसा हमारा वो देता नहीं है, केवल झूठ बोलने के लिए काम करता है। और दूसरा, पंजाब में तो पानी पीछे से आता है। उनको चाहिए SYL का पानी हरियाणा के लोगों को दिलाएं। हम इसके लिए केजरीवाल का धन्यवाद करने को तैयार हैं। और वो ये कहते हैं कि दिल्ली ने पानी, हरियाणा ने पानी रोका है और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब उनकी क्या किरकिरी होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता चल जाएगा। जानबूझकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश चुनावी स्टंट माना जाए सर। मैं ये कहता हूँ वो बताए ना, पहले एक फिगर रख। और ओपी शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, गर्मी इतनी है, ऐसे में निश्चित तौर पर पानी की कमी अलग अलग राज्यों में देखी जा रही है। तो इस पानी को लेकर के जो सियासत दिख रही है अब प्रदेश में, आरोप प्रत्यारोप का दौर, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, पूरी कहानी क्या है? देखिए ज्योति, अगर मैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बीच में अगर माफ कीजिएगा, दिल्ली और हरियाणा के बीच में पानी के मसले की बात करूं तो इस मसले के ऊपर ज्यादा शायद कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में सुनवाई करेंगे। और जब तक हरियाणा और दिल्ली के बीच में पानी को लेकर कोई भी विवाद हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो उसका समाधान किया है। अगर कोटे के हिसाब से बात करें तो जो यमुना नहर है उसके अंदर दिल्ली के अगर हिस्से की बात करें तो करीबन 750 क्यूसिक समझौते के तहत इसको दिया गया, लेकिन हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसको करीबन 1030 या मतलब 350 क्यूसिक एक्स्ट्रा, जो 750 उसका था उसके हिसाब से 1100 क्यूसिक के आसपास जो है उसको पानी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जो है अपना
ये निर्देश दिए थे, तो कोर्ट उसी को जो है मान रहा है। अब बात करते हैं पानी के विभाग की। तो दिल्ली की जो मंत्री है आतिशी, उनका कहना है कि पानी की जो है वो कमी की जा रही है और हरियाणा जो है दिल्ली के लोगों को प्यासा मारना चाह रहा है। तो मैं कहूँ कि अब एक सियासी जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं हरियाणा की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो कल ही हरियाणा के जो सिंचाई राज्य मंत्री अजय सिंह यादव ने उनका कहना था कि जो पानी लेवल कम भेजने की जो बात दिल्ली सरकार कर रही है वो पूरी तरीके से मतलब तथ्य आधारित है, क्योंकि अब दिल्ली को जो पानी दिया जाता है वो ठीक है, वो भी समझ रहे हैं हम पूरी सिचुएशन, क्योंकि पानी से एक तरीके से त्राहिमाम जरूर मचा हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। पहला सवाल सुखबीर जी आपसे लेना चाहूंगी। दिल्ली में पानी की काफी कमी हो रही है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं कई और राज्यों में भी हो रही है, लेकिन दिल्ली में इस बात पर घमासान इसलिए भी मच रहा है क्योंकि आपके द्वारा बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है। देखिए, जिस प्रकार से ये विषय चल रहा है, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से ना कि सिर्फ दिल्ली में, ना कि सिर्फ हरियाणा में, ना कि सिर्फ राजस्थान में, बल्कि पूरे देश में पानी की दिक्कत है और इसके अलावा पूरी दुनिया में पानी की दिक्कत है। और जिस प्रकार से दिल्ली में निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार से भीषण गर्मी दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में अभी है, उसके दृष्टिगत मानवीय आधार पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली को पानी मिलना चाहिए। और जिस प्रकार के विषय आतिशी ने उठाया है, निश्चित तौर पे अगर कहीं कोई कमी है इसीलिए तो विषय उठाया है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, इसीलिए तो केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात है। और आज जिस प्रकार से कल विषय आया था, जो अपने आफ्ताब अहमद जी है, उन्होंने जिस तरह से विषय उठाया, उत्तर प्रदेश ने हरियाणा का पानी रोक रखा है। सुखबीर जी, निश्चित तौर पे जिस भी तरीके का विषय चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो खबरों में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उल जुलूल बेफजूल बयानबाजी करते रहते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर जी सिवाय प्रत्याशी के कोई राजनीतिक जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। वो आज भी अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे हैं। लेकिन और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से उनको एक सलाह है कि वो अपने आप को जो सुपर सीएम के तकने से बाहर आए और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनको इस प्रदेश को संभालने दें। नहीं, वो सब ठीक है। महीने का जो अवसर मिला है, हालांकि सरकार कौन अपने आप को क्या समझ रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो पानी की दिक्कत हो रही है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। कौन अपने आप को क्या समझ रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी की जो किल्लत है वो कैसे दूर की जाएगी। आपके द्वारा कहा जाता है, यानी आतिशी जी कहती है कि जानबूझ के पानी के बिना मारना चाहते हैं दिल्ली वालों को। अब यही बात जब पंजाब को लेकर आती है, अब सवाल तो सुन लीजिए। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का अंतिम विकल्प नहीं तो सुन तो लीजिए आप, और हम इस विषय को लेके सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दिल्ली की त्राहिमाम सुखबीर जी आप सुन ही नहीं रहे हैं, समस्या से निजात सुखबीर जी आप सुन नहीं रहे हैं। अब मैं जवाब लूंगी, सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यही बात जब पंजाब के मामले में आती है तो फिर आपका बयान पलट जाता है। खैर आगे आपसे जवाब लूंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, उन्होंने सुखबीर जी ने जो कहा आपने सुना होगा, आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार हरियाणा पानी देने को तैयार नहीं है, दिल्ली वालों को मारना चाहता है हरियाणा। पहली बात तो ये है, और ये सर्वमान्य पानी शास्त्री जी आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास। आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे हाँ, मेरे पास आ रही है जी, अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ कि पानी की किल्लत है, ये हम मानते हैं, और पानी एक बनाया नहीं जा सकता, ये भी मानते हैं। पानी की होगा तो पानी की व्यवस्था करने के लिए जो तंत्र चाहिए वो तंत्र दिल्ली का पहले भाई, वही पानी जो हमारे हरियाणा में 10 साल पहले था वही याद है। शास्त्री जी आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही, मैं आपकी आवाज सही करवा रही हूँ। सत्यव्रत जी की आवाज सही करवाई जाए। सुखबीर जी आपके पास वापस आते हुए सवाल मेरा ये था कि जब यही सवाल आपसे पंजाब के बारे में किया जाता है तो फिर आप केंद्र सरकार पर बात लटका देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं कि जानबूझ करके पानी आप हरियाणा वाले देना नहीं चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से अगर कहीं किसी तरह का विवाद होता है, जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब का पानी के विषय पे विवाद है,
और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिस तरह से केंद्र सरकार को कहा गया है कि इस विवाद का निपटान करे, आज 7 साल के करीब हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी इस मामले में विफल रहे हैं। उनकी तरफ से इसको सेटल करने का कोई प्रयास नहीं है। लेकिन जब सुक्खू साहब को मीटिंग में बुलाया जाता है, उसमें मोदी जी ने हरियाणा में आके कहा था पाकिस्तान को जाने वाला पानी हम रोकेंगे और राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को, सबको वो पानी देंगे। आखिर 5 साल बाद बार टोक रही हूँ बीच में, लेकिन जब भगवंत मान साहब को मीटिंग में बुलाया जाता तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं किसी को देने के लिए। भाई वही नहीं मानेंगे तो आगे कैसे बात बढ़ेगी। खैर सत्यव्रत शास्त्री जी, दोबारा आप पे आना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए। जी, विषय यह है कि पानी की व्यवस्था चाहिए, पानी का चाहिए और पानी का उपयोग के तरीकों पर डिस्कस करना चाहिए। केवल हरियाणा को रोकने से सबसे बड़ी बात पानी का लिमिट चाहिए, वो नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा की मैनेजमेंट की व्यवस्था तो कुछ भी, लेकिन हरियाणा के सरकार विभाग ने मेहनत करके समान डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसका प्रयोग के तरीके से आज हरियाणा के हर कोई पानी है। लेकिन शास्त्री जी, इसमें सबसे बड़ा गंभीर सवाल तो ये होता है ना कि देखिए पार्टियां अपनी राजनीति साधने में लगी रहती है, एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। उधर कहते हैं पंजाब वाले नहीं देना चाहते हैं, वो कहते हैं केंद्र वाले रोड अटका रहे हैं, इधर दिल्ली वाले कहते हैं हरियाणा वाले हमें पानी नहीं दे रहे। लेकिन इन सबके बीच नुकसान तो जनता का ही हो रहा है ना, जिसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हीं को नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, आपकी आवाज भी सही से नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भारी संख्या में गेस्ट टीचरों से मुलाकात की है और गेस्ट टीचर्स ने उनसे मिलकर अपनी आप बीती उन्हें सुनाई है। उन्होंने मंत्री से अपील की कि उन्हें अपने गृह जिलों में वापस लाया जाए। इसके बाद से कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के निदेशक से बातचीत की और गेस्ट टीचरों को उनके गृह जिलों में भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गेस्ट टीचर्स पिछले काफी समय से सरप्लस होने की वजह से अन्य जिलों में भेज दिए गए थे। पिछले दिनों भी भारी संख्या में टीचर्स जो हैं वो दूसरे जिलों में चले गए, जिसके चलते यमुनानगर सहित अन्य जिलों में काफी पद खाली पड़े थे और अब इन्हीं पदों पर गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। और वहीं गेस्ट टीचर्स ने मंत्री का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जून महीने में उनके तबादले वापस उन्हीं जिलों में हो जाएंगे। और गेस्ट टीचरों ने यह भी बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों से सरप्लस होने के कारण वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते आर्थिक और मानसिक रूप से काफी परेशान हैं वो। देखिए, गेस्ट टीचर हैं जो हमारे यहाँ से काफी दूर चले गए थे, वो एक नियमों की इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो रेगुलर टीचर है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद गेस्ट टीचर को। तो उसमें काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसफर हुई उसमें काफी जो टीचर हमारे यहाँ से बदल के बाहर चले गए, तो हमारे यहाँ वैकेंसी है। तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की कि जल्दी वो मतलब जो गेस्ट हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ वो सारे के सारे आ जाएं, तो हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो भी फिलअप हो जाएंगी सारी। और मैं समझता हूँ उनको भी उसका लाभ होगा। सर, पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से भी गेस्ट टीचर जो बाहर के जिलों में कार्यरत हैं पिछले 7 साल से आज मंत्री जी से मिलने आए थे, क्योंकि हम पिछले 7 साल से अपनी सेवाएं पंचकुला जिले में दे रहे हैं और हमारे जिले में पद नहीं थे। अब यहाँ से 2017 के जो टीचर्स थे लगे हुए, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है और यहाँ हर गांव में लगभग 100 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है और हम लोग वहाँ पर सरप्लस हैं, वहाँ पर हमारी पोस्टें सरप्लस हो चुकी हैं। तो हम मंत्री जी से ये गुहार लगाने आए थे कि हमें अपने गृह जिले में वापस लाया जाए। हम अतिथि थे आपको। और रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के साथ ही दिल्ली में भी पानी की भारी किल्लत है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि साउथ में बीजेपी साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है। प्रदेश में लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ। फर्जी वोटिंग के लिए चुनाव आयोग को शिकायत उन्हें करनी चाहिए, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। तकरीबन पूरे हरियाणा में मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उसके तरफ से साफ नजर आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे
कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है। नहीं, किसान का ये है जो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है इस सरकार से, चाहे शहरी होते ग्रामीण हो। तो इस वास्ते हर वर्ग का, हर छत्तीस बरादरी का रुख कांग्रेस की ओर है। नहीं, भीतरी का आजकल मैं क्या बता सकता हूँ, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जहाँ तक फर्जी बात है, ये फर्जी बोगस हो या कोई पोलिंग हो तो ये उस समय पोलिंग एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट होता है। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।